नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन टेल के बारे में बात कर रहे थे कि ये प्रश्नों के अंत में जो पुछिल्ले लगे होते हैं, उनका क्या महत्व है और उनके आधार पर कैसे हम ये जजमेंट लेंगे कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, या जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का भाव क्या है, किस दृष्टिकोण से हमें उसे करना है, हमें इसी विषय पर बात करना है। तो लगभग हम 5 क्वेश्चन टेल की बात पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप देखेंगे तो वीडियोस के सीरीज में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे उसके आगे के हिस्से के। जैसे मान लीजिए वहां तक तो हो गया था, आज हम बात करेंगे वर्णन या उल्लेख। यदि कोई सवाल दिया गया हो और सवाल के अंत में यदि वर्णन या उल्लेख शब्द मेंशन किया गया है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करना है। ऐसे प्रश्नों का यदि हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक सवाल पर ही बात करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक की लेखनगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। यदि उल्लेख करना या वर्णन करना, अगर इन दोनों में से कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो आपको विशेष तौर पर क्या क्या ध्यान रखना है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, मूल भाव जो है वो ये जो आपको करना है क्या कि अपनी राय देने से बचें। आपको अपनी राय बिल्कुल नहीं देना है। जब भी उल्लेख या वर्णन की बात करेगा तो आपको अपनी राय बिल्कुल भी नहीं देनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको क्या करना है कि जो विषय वस्तु पूछा गया है उसी के बारे में वर्णन करना है। जैसे कहा गया कि हिंदी की किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक की लेखनगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका मतलब कि लेखक की विशेषताओं को ही केवल सूचित करना है, इंडिकेट करना है, न कि व्यक्तिगत अपनी कोई राय देनी है। और ये जो भी बातें लिखेंगे ये पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो जो आपका आंसर होगा वो बहुत सशक्त होगा, शानदार बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल सांकृत्यायन को ही ले लें। अगर राहुल सांकृत्यायन जी को लेकर के देखें तो हम क्या कहेंगे कि ये घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। पहला इंफॉर्मेशन। अब इनके बारे में आप 2 लाइन लिखें। फिर आप लिखते हैं विस्तृत वर्णन। इन्होंने जिन जिन जगहों पर यात्रा किया, उन यात्रा पर इन्होंने क्या क्या वर्णन किया, और जो भी वर्णन किया वो बड़े विस्तार से किया, ये बात आप उसमें शामिल करें। व्यक्तिगत अनुभव, जब कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो अपने उसके कुछ व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, तो उसके विषय में 2 लाइन लिखें। मान लीजिए किसी इन्हें 2 यात्रा वृत्तांत का कोई 2 लेख लिखिए कि ये पुस्तक लिखा या ये नाम की यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसमें ये अनुभव की शेयर किया है, इसमें ये अनुभव शेयर किया है, ये चीज। साहस और जिज्ञासा, ये जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इसके लिए भी आपको साहस चाहिए, और अंदर से अगर व्यक्ति जिज्ञासु होगा तभी इस प्रकार का खोज कर पाता है, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ उनकी भाषा और उनकी विविधता, डाइवर्सिटी पर आप बात कर लेंगे तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो बड़ा परिपक्व होगा। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने प्रश्नों को समग्रता को समेकित करते हुए ये बात अपनी पूर्ण करनी है। तो जब भी वर्णन या उल्लेख की बात करेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन इन चीजों को ही केवल ध्यान में रखना है। इसमें क्या चीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी व्यक्तिगत राय देने से आपको बचना है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे विचार से इन चीजों से आप बचें। अब इसी क्रम में यदि सवाल किया गया कि स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए या व्याख्या कीजिए, यदि कोई सवाल दिया गया है और सवाल के क्वेश्चन टैग के रूप में, क्वेश्चन टेल के रूप में, पुछिल्ले के रूप में अगर ये इन तीनों में से कोई शब्द लगा हो, या फिर इसको कभी कभी ऐसा कर देता है स्पष्टीकरण कीजिए, तो यदि स्पष्टीकरण की बात कर रहा है तब आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे आपको करना है। तो इसमें यह चीज ध्यान रखना है कि क्या करना है और किन चीजों से आपको बचना है। जब भी स्पष्टीकरण या प्रकाश डालने या व्याख्या करने की बात करता है तो आपको सबसे बड़ी बात, उसका पहला जो थिंक होता है, जो पेपर सेटर होते हैं, जो परीक्षक होता है, उसके मन में यह विचार आता है कि जो बातें हम दे रहे हैं उसको पहले सरल भाषा में आप बताइए।
पहला काम क्या है, उसको सरल भाषा में बताना है, यही करना है। जैसे कह रहा है कि संस्मरण तथा रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए दोनों विधाओं के साम्य और वैषम्य पर, साम्य का मतलब कि इन दोनों विधाओं में समानता क्या है, और वैषम्य का मतलब यह है कि इन दोनों विधाओं में असमानता क्या है, इन दोनों पर ध्यान रखते हुए आप अपनी बात को पूरा करेंगे। अब इसी पर आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में अगर किसी विद्वान के द्वारा अगर कोई परिभाषा दी गई हो तो इस विद्वान का नाम कोट करिए कि इस विद्वान ने ये बात कही इस विषय में, इन्होंने ये बात कही। तो अगर लेखक के भी, अगर किसी लेखक के, किसी विद्वान के, किसी विचारक के, किसी आलोचक के भी अगर अपने अपने कोटेशन है तो उस कोटेशन को आप उसमें डाल दीजिएगा तो वो और शानदार हो जाएगा। फिर आप साम्य, साम्य बताएंगे कि आखिर इन दोनों में क्या समानता है, अपनी तरफ से कोई राय नहीं देनी है। समानता क्या है, ये जो है वास्तविक जीवन के घटनाओं और पात्रों के विषय में चर्चा करती है। ये अगर संस्मरण की बात करें, रेखा चित्र की बात करें तो दोनों लोग वास्तविक जीवन में जो घटना घटती है और उसके पात्र होते हैं उसके विषय में चर्चा होती है। दूसरी बात क्या है समानता, इसमें कल्पना कम और सत्यता ज्यादा होती है। जो रेखा चित्र और संस्मरण दोनों में कल्पना का मूल भाव बहुत कम होगा, सत्यता का मूल भाव ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाठक के समक्ष एक सजीव चित्र प्रस्तुत करना होता है। दोनों में, दोनों का केंद्रीय भाव यही होता है, दोनों में उसका सजीव चित्र प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जब हम वैषम्य हिस्से पर बात करते हैं, विषमता क्या है, माने क्या इनमें अंतर है, तो आप देखते हैं कि जो संस्मरण होता है वो हमेशा स्मृति पर आधारित होता है, उसका मूल भाव क्या होता है, स्मृति आधारित। और ये व्यक्तिगत जीवन पर, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर केंद्रित भाव जब वर्णन होता है तो वहां पर रेखा चित्र कहा जाता है। ये पहली अंतर हो गया दोनों में। अब दूसरी बात यह है कि जो संस्मरण है वो थोड़ा विस्तार लिए होता है अपने आप में। जब आप किसी के विषय में संस्मरण लिख रहे होते हैं तो वो आपकी स्मृति में है और उस स्मृति को आप विस्तार दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप रेखा चित्र लिखते हैं तो वो उसकी तुलना में, संस्मरण की तुलना में थोड़ा संक्षिप्तता को धारण किए होता है। और एक स्तर पर विषमता और भी है कि जो संस्मरण है उस संस्मरण में लेखक का अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। और अगर हम बात करें रेखा चित्र में, तो रेखा चित्र में जिस व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया जाता है, जो व्यक्ति चित्रित होता है, उसके चरित्र के प्रमुख घटकों का केवल वर्णन किया जाता है। तो ये विषमता के आधार पर इसमें अंतर हो गया। तो हम यहां से क्या सीखे, यदि स्पष्टीकरण या प्रकाश या व्याख्या करने की बात करता है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा है ये बात एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे। ये भी 12 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर विश्लेषण करना आ जाए तो अब विश्लेषण की बात देखिए एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है। पहले समझ लीजिएगा कि विश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण शब्द ये श्लेष शब्द से बना है और श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है चिपका हुआ। अब इसमें ड़ और पहले वी जोड़ दिया गया है, ठीक है, यही दो जोड़ा गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो बातें कही गई हैं, जिस विषय पर विश्लेषण करने की बात कही जाती है, उसमें क्या होता है कि वो एक लाइन लेंगे, कोई विषय वस्तु देंगे, कोई टॉपिक देंगे, कोई बात देंगे। जो भी बातें आपको दी जाती हैं उसमें पहले से ही एक भाव वो डाल करके आपको दे देते हैं और वो जो भाव देंगे वो सब एक दूसरे से गुथा हुआ होगा, एक दूसरे से मिक्स्ड होगा, एक दूसरे से मिला हुआ होगा। पर आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण में क्या होता है कि अब हम इसको अलग अलग करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जिसमें प्रयोगवाद और ये दोनों हिस्सों को हम कैसे अलग करेंगे। तो इसमें जैसे प्रयोगवाद और नई कविता को अब विश्लेषण करने की बात कर रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आखिर प्रयोगवाद क्या है वो बताइए, फिर नई कविता क्या है वो बताइए। तो यही बात अगर आप स्पष्ट करते हुए चले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने शानदार तरीके से विश्लेषण किया। तो जैसे मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए प्रयोगवाद और नई कविता पर दे रहा है तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें इस लेवल पर इन दोनों में मूल अंतर है। पहला विश्लेषण आपने यही किया। वो क्या बता रहे हैं, देखिए सवाल को पढ़िए। करें प्रयोगवाद व नई कविता के मूलभूत अंतर का सोदाहरण विश्लेषण करिए। तो कहते हैं कि इसमें अंतर है, वो बता रहे हैं कि इसमें अंतर है, इसी बात का विश्लेषण करना है। का मतलब यह है कि जो बातें आपको दी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वो पहले से ही वो गुथा हुआ है। अब ये बात एक शब्द, अब इतनी सारी बातों को उन्होंने एक शब्द में दे दिया कि इसमें मूलभूत अंतर है। अब इसी को हमने की पॉइंट बना लिया कि भैया ये बता रहे हैं मूलभूत अंतर है, इसका मतलब मूलभूत अंतर है।
फिर वो क्या करें, विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब ये है कि अब ये जो बातें एक साथ गुथी हुई थी उन्हें हम अलग अलग तरीके से अगर सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब शानदार ढंग से हमने उसका विश्लेषण किया। तो जैसे समय सीमा, समय सीमा अगर देखें तो प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1951-52 तक है, और वहीं 1951-52 से लेकर के 1960 तक की जो समय सीमा है वो नई कविता की है। तो पहला अंतर हमने किया और अलग अलग किया, जो इंफॉर्मेशन गुथा हुआ था अब उसको हम सुलझा रहे हैं। दूसरी बात है उद्देश्य। उद्देश्य के संदर्भ में बताया कि इसमें जो है प्रयोगवाद में क्या था कि काव्य में नए नए प्रयोग किए गए, लेकिन नई कविता में था कि जीवन के यथार्थवाद का चित्रण किया गया। यथार्थवाद का मतलब यह है कि सत्यता का, ये यूटोपिया नहीं है, ये रियलिस्टिक पर ज्यादा दबाव देता है। अब दर्शन के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम इन दोनों में दार्शनिकता को देखें तो प्रयोगवाद में पाश्चात्य दर्शन मिलते हैं, स्पेशली फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत नामक जो है फ्रॉयड ने दिया है, उस पर केंद्रित होकर के प्रयोगवाद को रचा गया है। और यही अगर हम बात करें नई कविता में, तो नई कविता में भारतीय दर्शन केंद्र में है। तो इस स्तर पर जाकर के ये दोनों अंतर हो जाते हैं। शिल्पगत की बात करें तो इसमें शिल्प और कथ्य की बात है, जहां पर अगर प्रयोग में बात करें तो कथ्य में क्या है, थोड़ा सा कमतर है, और वहीं अगर हम बात करते हैं नई कविता में कथ्य को सुपीरियर बना दिया गया है। इसी क्रम में व्यक्तित्ववाद की अगर बात करें तो उसमें जो प्रयोगवाद है उसमें व्यक्तित्ववाद केंद्र में है, लेकिन इसमें सामाजिक चेतना, उसमें केवल इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहा है, उसमें अकेलेपन, इन तरीके की बातों को लेकर के ज्यादा चर्चा किया गया है। लेकिन जब आप नई कविता देखते हैं तो उसमें सामाजिक चेतना बृहद स्तर पर उसमें शामिल हो जाती है। और प्रवर्तक की बात करें तो आप ये भी चर्चा करेंगे तो ये बात एकदम और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि यही प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, और नई कविता के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी नाम आता है। तो जगदीश चंद्र गुप्त अगर एक व्यक्ति को भी कोट कर दिया तो इसका मतलब ये बातें बेहद स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन के अंत में लगे हुए टेल को लेकर के ही हम अपने आंसर राइटिंग करेंगे, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बावजूद इनके अभी हिंदी साहित्य में कुछ और टेल हैं, जैसे एक शब्द आ गया आपके सामने, प्रासंगिकता या महत्व या योगदान। अगर ये शब्द लगे हुए हैं किसी भी प्रश्न में तो आपको विशेष तौर पर यह जानना, जैसे मान लीजिए दिया गया है कि हिंदी सूफी काव्य की सांस्कृतिक महत्व के विषय में चर्चा करिए, तो सूफी काव्य में संस्कृत को जो है, जो आपकी संस्कृति है, सांस्कृतिकता को कितना महत्व दिया गया है, तो उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये बात आप एक एक पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, तो उसके सांस्कृतिक महत्व का हिस्सा आपके सामने शामिल हो जाता है। लेकिन अब तुलसीदास जी की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब यह है कि वर्तमान समय में उसकी क्या भूमिका है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास जी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, वो बात एक ही है। अब वो चाहे वो अब यहां महत्व किसी एक पक्ष के दे दिए, आर्थिक महत्व करते तो आर्थिक वाला हिस्सा देखना है, सामाजिक कहते तो सामाजिक वाला देखना है। तो अगर महत्व शब्द दे देता है या प्रासंगिकता दे देता है या फिर योगदान दे देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान समय में बहुत सटीकता के साथ लागू होती हैं, वर्तमान समय के साथ वो भाव साम्य रखता है, वर्तमान समय में जो सामाजिक स्थिति है उसमें किस प्रकार से ये अपनी भूमिका अदा करता है, इन सारी चीजों को शामिल करना ही ये बातें कहलाती हैं। तो जब ये शब्दावली दिया हो क्वेश्चन के अंत में तो विशेष तौर पर हमको इस दृष्टिकोण से ही देखना होता है। बावजूद इनके बहुत सारे और भी क्वेश्चन टेल हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का टेल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसके आधार पर ही यदि आप अपने उत्तर को फ्रेम करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके का आपका उत्तर बनता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।